मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दो भागों में बटा पाकिस्तान आखिरकार टूटकर बांग्लादेश बना तो दुनिया को लगा कि पाकिस्तान के कट्टरपंथ से अलग होगा, लेकिन 50 साल बाद एक बार फिर से दोनों देशों में अंतर करना मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। इसकी शुरुआत शेख हसीना से के तख्ता पलट से हुई, जिसके पीछे चरमपंथी संगठन जमात इस्लामी थी। लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, हजारों मारे गए, लाखों हिंदू कट्टरपंथी हिंसा में प्रभावित हुए। अब चुनाव के बाद तारिक रहमान पीएम बने हैं, लेकिन जिस कट्टरपंथी जमात ने शेख हसीना को भगाकर चरमपंथी माहौल बनाया, अब वहां आतंकी फैक्ट्री लगने जा रही है। पहले कई मौकों पर राजधानी ढाका समेत विभिन्न शहरों में ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठनों या उग्रवादी विचारधाराओं से जुड़े प्रतीकों और झंडे जो है वो नजर आए। लेकिन ताजा तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। ढाका से आई ताजा तस्वीरों में सड़कों पर कट्टरपंथी हमास और अलकायदा के झंडे लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। कभी हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं तो कभी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और यह सब हो रहा है पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के बांग्लादेश में घुसने के बाद। माना जा रहा है कि भले ही बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बन गई, लेकिन सरकार को आईएसआई ही चला रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्लामिक राष्ट्र बनना तो बहाना है, मकसद सिर्फ आतंकी फैक्ट्री चलाना है, जिसके निशाने पर हिंदू हैं और खासकर भारत। और इन दोनों आतंकी मुल्कों की पीठ पर चीन का हाथ है। दरअसल जब भारत पाकिस्तानियों के आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सजा देने की कोशिश करता है, तो चीन उनके बचाव में खड़ा हो जाता है। जैश मोहम्मद के चरमपंथी प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के केस में दरअसल ऐसा हो चुका है। हालांकि भारत के सख्त रवैये के आगे चीन को झुकना पड़ा था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश को भी चीन की गोद में ले जाकर बैठा चुकी है। इसकी ताजा तस्वीर बीजिंग से सामने आई, जहां चीन दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बीजिंग में बाकायदा रेड कॉर्पेट बिछाई गई, रेड कॉर्पेट वेलकम किया गया। लेकिन इसे केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। फरवरी में पद संभालने के बाद तारिक रहमान के पहले आधिकारिक विदेशी दौरे के दूसरे चरण में चीन पहुंचने को काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच फाइटर जेट डील और तीस्ता नदी पर डैम बनाने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश उसके इस रणनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में अब भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि इस्लामाबाद, बीजिंग और ढाका की तिकड़ी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये खबर है क्या। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर चिंताएं बढ़ी हैं। ढाका की सड़कों पर हमास और अलकायदा के झंडों की तस्वीरें चर्चा का विषय हैं। हिंसा, हिंदू समुदाय पर हमलों और मंदिरों में तोड़फोड़ के लगातार न सिर्फ आरोप लग रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आईएसआई की बढ़ती सक्रियता को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों को चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे पर वैश्विक नजरें हैं। चीन बांग्लादेश के बीच रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर समझौतों की तैयारी है। दक्षिण एशिया में नए समीकरणों पर बहस अब बहुत तेज हो चुकी है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है? उससे पहले रणधीर जायसवाल का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहाँ पर कुछ हिंदू
भगवान के साथ, उनके तस्वीरों के साथ अपवित्र प्रकटित हुई, जिसके कारण वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हम लोग मानना है या हम लोग ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहाँ पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा करेगी। तो खबर क्या है ये आप सब ने बहुत विस्तार से समझा, लेकिन अब हमारा सर्वे क्या कहता है ये हम आपको बिग वॉल के जरिए ग्राफिक्स पर बताएंगे। सबसे पहला सवाल जो हम अपने दर्शकों के बीच लेकर गए, क्या भारत के खिलाफ जिहाद के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं? यह हमारा सबसे पहला सवाल था और इन सवालों के जवाब आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन जिसमें 66% लोगों की यहां है, हालात उसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये दूसरा ऑप्शन नहीं, दोनों देशों की परिस्थितियां अलग हैं, ये मानने वाले 12% लोग हैं। कुछ घटनाओं में ऐसा लगता है, ये मानने वाले 18% लोग हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते, ये मानने वाले महज 4% लोग हैं। अब सर्वे का सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर बिग वॉल के जरिए, क्या बांग्लादेश में आतंक की नई फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है? क्या बांग्लादेश अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस सवाल का सबसे पहला जवाब 54% लोग इससे सहमत हैं। हां, कट्टरपंथ बांग्लादेश में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विकल्प नंबर 2 नहीं, ये अतिशयोक्ति है, ये मानने वाले 10% लोग हैं। खतरे के संकेत जरूर दिख रहे हैं, ये मानने वाले 28% लोग हैं, जबकि कुछ नहीं कह सकते, ये मानने वाले 8% लोग हैं। अब इसके बाद अगला सवाल क्या है वो हम आपको बताएंगे। अगला सवाल तीसरा, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले चिंताजनक हैं? चिंता हमें आपको करनी चाहिए या नहीं? सबसे पहला ऑप्शन हां मानने वाले 44% लोग हैं कि यह बहुत गंभीर मामला है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ये मानने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, और जैसा कि हमने कई बार आपको सुनवाया। ऑप्शन नंबर 3 सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये मानने वाले 51% लोग हैं। कुछ नहीं कह सकते, यानी कि 0% लोग हैं जो इस पूरे सर्वे में इस सवाल से बचते हुए नजर आए। सबने जवाब दिए। अगला सवाल क्या है, क्या आईएसआई बांग्लादेश की राजनीतिक और सुरक्षा तंत्र में दखल दे रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन इसके जवाब आपको चौंका देंगे। 64% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हां, आईएसआई की सक्रियता बढ़ी है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, इसके ठोस सबूत नहीं है, ये मानने वाले महज 14% लोग। ऑप्शन नंबर 3 जांच और तथ्यों का इंतजार जरूरी है, 16% लोग इस तथ्य से सहमत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 कुछ भी नहीं कह सकने वाले सिर्फ 6% हैं। और अब सर्वे का अगला सवाल बिग वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे, और सवाल क्या है फटाफट बिग वॉल पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या आईएसआई, जो सवाल था उस सवाल के बाद, क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी भारत के लिए नई चुनौती है? यह तिकड़ी जो हमारे अगल बगल है, क्या हमारे देश की संप्रभुता के लिए चुनौती है? विकल्प क्या है जब यह सवाल हम लोगों के पास लेकर गए? हां, यह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है, यह मानने वाले 40% लोग हैं। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, भारत से निपटने में सक्षम है, यह मानने वाले 12% लोग हैं। हालात पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, यह मानने वाले 48% लोग हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 कुछ नहीं कह सकने वाले 0% लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस विषय में वो बहुत कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अली अशरफ रत्ता जी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान मामलों की जानकार हैं। अशरफ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। माथुर साहब, मैं सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाएं, ये आंकड़े जो हमने दर्शकों को बताएं, इन आंकड़ों पर हमारा सर्वे क्या कहता है? इस सर्वे को भी आपने सुना होगा, अब एक बार आप समझाइए ये हालात और माहौल आखिर हैं क्या? माथुर साहब। जय हिंद। जय हिंद। मेरी आवाज आ रही? जय हिंद जी, बिल्कुल साफ। जय हिंद। वैभव, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद कहीं भी हो, वो मानवता के लिए सही नहीं। अब मैं इसको ये क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए समझने की जरूरत है कि ये बांग्लादेश वो राष्ट्र था जो कुछ दशक पहले अपने आर्थिक मानकों में कुछ चीजों में भारत से भी आगे था। इनका 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 जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी वजह ये थी कि जो सरकार उस तरह वहां पर थी, सही गलत किस वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं,
उसका ये मकसद था कि वहां पर इंटरनल डिस्टरबेंसेस ना हो, और जो भी प्रयास हो वो प्रयास आर्थिक रूप से बांग्लादेश को सशक्त बनाने की दिशा में किए जाएं। और ये जब तक और ये क्यों हो पाया? वो इसीलिए हो पाया क्योंकि जो असर आतंकवाद या इस प्रकार का जो भी राष्ट्र के खिलाफ जो हरकतें होती हैं, या स्थिरता को जो 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 राष्ट्र की स्थिरता को डिस्टर्ब करने वाली चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें इवेंचुअली आपके आर्थिक डेवलपमेंट के ऊपर और आपके जो रिक्वायरमेंट, नेशनल जो इंटरेस्ट हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश के लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी प्रकार का इस तरह से आतंकवादी संगठन का उभर करके आना, और खास करके ऐसे आतंकवादी संगठन जो कि फिलिस्तीन में या कहीं और अपनी हरकतें कर रहे थे, वो आकर के बांग्लादेश में वो किस कर रहे हैं। आप बताइए वैभव, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर पूरा इस्लामिक शरिया चाहते हैं, या ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, तो वो तमाम लोग यहाँ आकर के, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई बाहर से आकर के आपके देश में अस्थिरता फैलाए, कोई बाहर से आकर के आपके देश में आतंकवाद या इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को करने की कोशिश करे। मुझे लगता है वो उनके लोगों को मंजूर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो आप जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद को आप वहां पर पैदा करने का प्रयास करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी, उसको उसको नुकसान होता है। अब जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, देखिए जो आतंकवाद मैंने कहा, ये सीमाएं देख करके नहीं आता है। आतंकवाद का असर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका 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 असर कहां पर पहुंच रहा है वैभव, वो आतंकवाद फैला रहा है, और उसका असर ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो पूरे रीजनल सिक्योरिटी की तरफ होता है। चीन का क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, जब हम चीन के उद्देश्य की बात करते हैं, चीन का एक बहुत साधारण सा उद्देश्य है। पर उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो जमात के लोग हैं, या इस प्रकार के जो 8-10% लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कट्टरवादी हैं, वो कौन है? ये वो लोग थे, जब बंगाल एक लिबरेशन वॉर के दौर से गुजर रहा था, तो ये वो लोग थे जो उस समय, जो लोग आक्रांता थे, या जो आतंकवाद, जो पाकिस्तान की सेना थी, या जो भी था, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं, उनके साथ ये वही लोग हैं। और ये फिर बीच में जब ये बांग्लादेश लिबरेट होकर के अलग देश बनकर के उभर करके सामने आया, तो ये कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए थे। अब वो उनको मौका मिला, और ये मोहम्मद यूसुफ का जब उन्होंने ला करके उसको यहाँ पर बिठाया गया, जो कि बाहर से आया हुआ इंसान था, उसको लाके एक एक एजेंडा के तहत यहाँ पर बिठाया गया था। वो उसके बाद इनको एक एक प्रकार से छूट जैसी मिली, और वो अब यहाँ पर हमस और आईसिस जैसे आतंकवादी, अलकायदा, साउथ एशिया वाले जैसे इस तरीके के आतंकवादी संगठनों को उन्होंने आने का बांग्लादेश में आने दिया, और वो यहाँ पर आकर के अस्थिरता फैला रहे हैं। आप देखिए, आपकी कितनी जबरदस्त पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, जो कि इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो आपका क्या कहना है कि उनको सबको आप खत्म कर देंगे, या सबको कन्वर्ट करवा देंगे? ये चीजें कभी भी मुझे लगता है किसी भी राष्ट्र के भले के लिए नहीं हो सकती हैं। तो आज परिस्थिति ये है कि चीन का मकसद है कि भारत के पड़ोस 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 में सब जगह 2-3 चीजें होती रहें। पहली बात, भारत के अड़ोस पड़ोस में अस्थिरता बनी रहे, ताकि उससे कोई उसका इम्पैक्ट है वो भारत के अंदर पहुंचता रहे। दूसरा, भारत के अंदर आकर के ये लोग जो अतिवादी एलिमेंट्स हैं, ये भारत में जाकर के कुछ एक्टिविटी करें, ताकि वो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करके रख सके। ये किसी भी आतंकवादी देश का ये उद्देश्य होता है, चाहे वो भारत में हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो, या गाजा में हो रहा हो, इसराइल में और हो रहा हो, माथुर साहब, कहीं भी हो रहा बिल्कुल जो भी देश ये चाहता है कि उसका ये मुल्क, फलाना मुल्क कमजोर हो, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो अस्थिरताएं आप पैदा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो मुल्क अपने आप ही बैकफुट पर चला जाएगा, और इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान काम कर रहा है। अली अशरफ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या आप मानते हैं इसके पीछे आईएसआई का हाथ है? आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में। आपका इंट्रो देखा, प्लस जनरल साहब ने एक अच्छी बात की, और जो आपका सवाल है, इन तीनों चीज़ों को मैं एड्रेस जरूर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो इंट्रो है या आपका जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो भी चीज़ होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो एक्चुअली इंडिया को सूट नहीं करती है, वो हर चीज़ जो है वो आईएसआई वहाँ पे करती है। और इससे आप रिफ्लेक्ट ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में बसने वाले 170 मिलियन लोग जो हैं,
वो बेवकूफ हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो तमाम फैसले कर रहे हैं। इसमें इस दो चीजें हैं। देखिए, आपने